बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं आप लोगों का फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर दूंगी पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन और इसके अलावा जनरल अकाउंट ऑफ स्टार्च, सेलुलोज एंड डिराइव्ड शुगर के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड में बेसिकली हम इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उसकी बेसिस पर कि वो सेम है या डिफरेंट। होमोपॉलीसेकेराइड्स इसकी पहली टाइप है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग होमोग्लाइकेंस भी कहते हैं और इसमें होता ही है कि हाइड्रोलिसिस के ऊपर हमें एक ही किस्म का मोनोसेकेराइड मिलता है, यानी कि जितने भी थाउजेंड्स ऑफ जो मोनोसेकेराइड हमें मिलेंगे वो सारे के सारा या तो ग्लूकोज होगा या फिर कोई और सा मोनोसेकेराइड होगा, लेकिन एक ही होगा, सिंगल मोनोसेकेराइड होगा। दे सर्व एज बोथ स्टोरेज जो है ना पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं, स्टोरेज मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी पाए जाते हैं जो है ना होमोपॉलीसेकेराइड। इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल जो है ना उसमें पॉलीसेकेराइड भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जैसे कि सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, काइटिन वगैरह हो गया। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है ना प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। मिक्सचर होता है, एक नहीं होता, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि डिराइव्ड होते हैं, यानी कि किसी भी मोनोसेकेराइड्स का डेरिवेटिव जो है ना उनके अंदर मौजूद होता है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एक्सपेक्ट, अगर फंक्शन के लिहाज से देखें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका क्या फंक्शन है, तो उसके लिहाज से भी हम इनको 2 ग्रुप्स में जो है तो डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है न्यूट्रेंट और डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या आता है, दीज एक्ट एज अ मेटाबॉलिक रिजर्व ऑफ मोनोसेकेराइड इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें जो है ना हमारे पास क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिजर्व के तौर पे, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसमें क्या होता है कि फूड स्टोर होता है और जब नीड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो इनमें से फूड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस के ज़रिए से। स्ट्रक्चरल में क्या होता है या फिर इनडाइजेस्टेबल में क्या होता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होती है, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि इनका फंक्शन कुछ और होता है। दे सर्व एज अ रिजिड मैकेनिज्म। इनका जो है ना मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह से होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज सेलुलोज। जैसे कि प्लांट्स में आप देखते हैं सेलुलोज जो है ना उसको रिजिडिटी देता है। पेक्टिन वगैरह आप देखते हैं, काइटिन वगैरह, जितने भी आर्थ्रोपोड्स वगैरह में एनिमल्स में काइटिन पाया जाता है। एंड आल्सो एज ह्यूरोनिक एसिड। ह्यूरोनिक एसिड एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है कि जो हमारे पास जो जोड़ होते हैं ना हाथों पैरों के, मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हायर ऑर्गेनिज़म हैं, एनिमल्स हैं, उनके जोड़ों के अंदर जो पानी मौजूद होता है उस पानी में ह्यूरोनिक एसिड होता है और ये किस्म का जो है ना फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉन्ड्रोइटिन भी इसके अंदर शामिल है। कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज के अंदर मौजूद होता है और कार्टिलेज को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। जनरल अकाउंट ऑफ स्टार्च की तरफ चलते हैं। अक्रेंसेस की क्या है, फाउंड इन सीरियल्स, इसमें दालों वगैरह में पाया जाता है। लेग्यूम्स, ये फली मटर वगैरह जो हो गए इनमें, पोटैटोज़, आलूज़ में, और दूसरी किस्म की वेजिटेबल्स। मतलब ये था कि सारे के सारे ये जो है ना प्लांट के ओरिजिन से हमें मिलते हैं। एनिमल्स के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता। स्टार्च जो है ना ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल एज अ कम्पैक्ट इनसॉल्युबल ग्रेन्यूल्स में स्टोर होते हैं, जिनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, लेंस शेप भी हो सकती है। जैसे आप लेंस देखते हैं कि वो स्फेरिकल भी होता है, लेकिन जो है ना उसके अंदर डिप्रेशन होती है, वो अंदर की तरफ जो है ना वो कनकेव लेंस की तरह जो है ना अंदर की तरफ डिप्रेस होता है। और ओवेट शेप, अंडे की शेप की में भी पाए जाते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो स्टार्ची होती है। मोनोसेकेराइड कम ही होते हैं, या डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कम होते हैं मोस्टली। पॉलीसेकेराइड होता है क्योंकि फूड स्टोर इस फॉर्म में होता है। यही वजह है कि वो स्टोर्ड फूड जब हम खाते हैं तो स्टोर्ड फूड में जो है ना स्टार्च हमारे पास 50% से ज़्यादा ऐसा वो है जिसको हम खाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, वाइट सॉफ्ट एमॉर्फस पाउडर है, सॉफ्ट है, हाथ में इसको प्रेस करें तो बस ये मतलब एक किस्म का हो जाता है। और एमॉर्फस इसलिए क्योंकि क्रिस्टलाइन नहीं है और वाइट कलर होता है, हैविंग नो स्वीटनेस, इसका टेस्ट कोई नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि हाई मोलिकुलर वेट है। अल्कोहल में भी नहीं डिज़ोल्व होता, ईथर में भी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं डिज़ोल्व होता। अगर आप इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ स्टार्च इज़ अल्फ़ा डी, मतलब कि अल्फ़ा डी जो स्टार्च है उसकी जो रोटेशन है वो +196 है।
प्लस शो कर रहा है कि ये जो है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, टू द राइट जो है ना लाइट को घुमाएगा, और 196 डिग्री ये हमें एंगल बता रहा है कि इतने डिग्रीज ये घूमेगा। ये बहुत बहुत बड़ा एंगल है हमारे पास, बहुत ज़्यादा राइट की तरफ घुमाता है लाइट को। द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द स्टार्च ग्रेन इज़ कैरेक्टरिस्टिक सोर्स ऑफ द स्टार्च। मतलब ये है कि किसी भी प्लांट के अंदर जो स्टार्च का ग्रेन्यूल होता है उसकी जो शेप होती है वो हमें बताती है कि ये इसका सोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो शेप होती है उस ग्रेन्यूल की वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक ख़ास ऐसा कैरेक्टर होता है कि जिसके ज़रिए से हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से सोर्स से हमें मिला है। इसके अंदर फर्दर डिटेल में मैं आप लोगों को नहीं लेकर जाती क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। Starch on partial hydrolysis with boiling water under pressure at about 250 degrees centigrade break down into large fragments called dextrin। dextrin में ये टूट जाता है, थोड़ा बहुत माल्टोज भी बनता है लेकिन मोस्टली डेक्स्ट्रिन में ये जो है ना टूटता है। और इस डेक्स्ट्रिन को हम लोग जो है तो इस्तेमाल करते हैं। द रिजल्टिंग डेक्स्ट्रिन देन कन्फर्स स्टिफनेस टू द क्लॉथ। कपड़ों को सख्ती देता है, मतलब कि उनको अगर आप स्ट्रेच करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लें तो वो बिल्कुल खड़ा हुआ कपड़ा होता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि इस कपड़े को हम लोगों ने कल्फ दे दी है ना, उर्दू में ये टर्म इस्तेमाल होती है, कल्फ दे दी है इस कपड़े को। तो वो जो कल्फ होता है वो बेसिकली डेक्स्ट्रेंट होता है, वो स्टार्च से बनता है। इसकी हाइड्रोलिसिस से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तब होगी जबकि सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट अलग अलग हो जाएँ स्टार्च में, क्योंकि स्टार्च तो ग्लूकोज से बनता है। लेकिन अगर सारे के सारे नहीं हाइड्रोलाइज हो रहे 10 उसके डेक्स्ट्रिन में क्या होता है कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है ना 10 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए होते हैं, तो उसको हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। स्टार्च मॉलिक्यूल इज़ हाईली हाइड्रेटेड सिंस इट कंटेन मैनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, मतलब OH ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको हाइड्रेटेड कहते हैं कि इसके अंदर से वाटर मज़ीद एलिमिनेट हो सकता है अपॉन हीटिंग। केमिस्ट्री क्या हो गई है, नेचुरल जो है ना कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो नेचुरल सैकेराइड्स नेचुरल स्टार्चेस हैं उसमें हमारे पास 2 होते हैं, 2 फॉर्म में हमें मिलता है। एक एमाइलोज है, ये कम होता है, इसकी परसेंटेज जो है ना वो किसी भी मिक्सचर के अंदर, एमाइलोज के मिक्सचर के अंदर कम होती है। ये इसमें क्या होता है कि लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। ये मतलब कि लॉन्ग है, एक ही बड़ा सारा होगा। अनब्रांच है मतलब उसकी मज़ीद ब्रांचिंग नहीं होती। ग्लूकोज जो है ना वो 1,6 लिंकेज के ज़रिए 1,4 लिंकेज के ज़रिए जो है ना लंबा सा हमें एक फाइबर किस्म का, एक धागे किस्म का हमें एक चीज़ मिलती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो उसको एमाइलोज कहते हैं। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो भी स्टार्च की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ये ब्रांच चेन होती है, मतलब चेन होती है लेकिन इसके साथ ब्रांचेस होती है, स्ट्रेट चेन के साथ बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अल्फा एमाइलोज और सिंपली एमाइलोज हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 10,000 to 50,000 डेल्टन्स। ये इसका वेट डेल्टन्स भी कह सकते हैं या फिर ग्राम पर डेसीलीटर जो है ना इसका जो अपना यूनिट होता है वो वाला यूनिट आप इसको कह सकते हैं। इट मे बी फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर बनती है। इट मे बी फॉर्म कहाँ गया मुझसे, थस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ 30,000, ये मुझसे नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। इट मे बी फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स में बनता है बाय एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो द लिंकेज इन एमाइलोज इज अल्फा 1,4, इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, यानी कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ मिलता है, और हमारे पास जो है ना अल्फा 1,4 लिंकेज से हमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एमाइलोज का मॉलिक्यूल मिलता है, लाइक दैट इन माल्टोज के अंदर भी अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन ये एक डाइसैकेराइड है, और जो हमारे पास स्टार्च है वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। Enzymatic hydrolysis of amylose with amylase henceforth yield maltose units mainly। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें एमाइलेज एंजाइम के साथ, तो उससे हमें क्या होता है कि माल्टोज के यूनिट्स भी मिलते हैं। मतलब ये कि मिक्सचर मिलेगा, ग्लूकोज के यूनिट्स भी मिलेंगे, माल्टोज के भी मिलेंगे, इसलिए क्योंकि माल्टोज की और इसकी जो है ना जो लिंकेज है वो बिल्कुल सेम है। अगर एंजाइम को मज़ीद हम फर्दर एक्ट करने के लिए छोड़े कि वो काम करता रहे, तो फिर माल्टोज भी चेंज हो जाता है ग्लूकोज में।
बीटा एमाइलोज और आइसो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये तीनों इसी के नाम हैं। हैज़ अ हाई मोलिकुलर वेट, इसका ज़्यादा होता है, उसका 10 to 50 था, इसका 50 to 1 मिलियन है। थस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ 300 to 5500 ग्लूकोज यूनिट्स पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक स्टार्च के मॉलिक्यूल के अंदर इतने ज़्यादा ग्लूकोज के यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं 1,4 लिंकेज के ज़रिए, उसके अलावा ब्रांचेस के ज़रिए से। दिस प्रोसेसेस द सेम बेसिक चेन ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, इसके अंदर भी वही सेम अल्फा 1,4 लिंकेज होता है लाइक दैट ऑफ एमाइलोज, बट हैज़ इन एडिशन मैनी साइड चेन्स, मगर इसके अलावा साइड चेन भी होती है जो कि अल्फा 1,6 होती है, सिमिलर टू दोज इन आइसोमाल्टोज भी हमारे पास पाया जाता है। द एवरेज चेन लेंथ इज़ अबाउट 24 ग्लूकोज यूनिट, जो स्ट्रेट चेन की लेंथ होती है उसमें 24 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, और हर 24 ग्लूकोज के यूनिट्स के बाद हमारे पास एक ब्रांच आती है। एमाइलोपेक्टिन अपॉन इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड डाइसैकेराइड आइसोमाल्टोज, तो वो हमें क्या देता है, आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज में क्या होता है कि 1,6 लिंकेज वाले भी हमें मिल जाते हैं ग्लूकोज। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर शो किया है अमाइलोपेक्टिन का। सिंपल एमाइलोज होगा तो इस तरह से स्ट्रेट चेन आप देखेंगे कि ये देखें, ये कार्बन नंबर 1, ये 4, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, इसी तरह ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, 1,4 लिंकेज है ना। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये 1 और 6 भी हैं। देखिए अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज ये ब्रांच में है, और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में है। हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, ऑन एंजाइम अल्फा एमाइलेज, ठीक है, फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एनिमल्स, उसके एंजाइम के ज़रिए से क्या होता है कि हाइड्रोलाइज द लीनियर एमाइलोज चेन बाय द अटैकिंग अल्फा 1,4 लिंकेज, इस पर अटैक करता है और इसको तोड़ देता है रैंडम थ्रू आउट द चेन ऑफ द टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ माल्टोज एंड ग्लूकोज। रैंडमली तोड़ता है, ये नहीं कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया, पहले दूसरे का बॉन्ड तोड़ा, फिर दूसरे तीसरे का तोड़ा, फिर तीसरे चौथे का तोड़ा, इस तरह नहीं होता, बल्कि रैंडमली तोड़ता रहता है। यही वजह है कि हमारे पास माल्टोज भी बनते हैं और ग्लूकोज भी बनते हैं। बीटा माल्टोज, अब इस एंजाइम की भी दो फॉर्म थी, एक अल्फा एमाइलेज था, एक बीटा एमाइलेज था। एन एंजाइम फाउंड इन प्लांट्स। देखिए अब अल्फा एमाइलोज बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में जो है ना एनिमल्स में होता है, और जो बीटा है वो प्लांट्स में होता है। अटैक द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द एमाइलोज टू यील्ड सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ माल्टोज। तो ये क्या करता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड वो है जिसका फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर, मतलब कि कार्बन नंबर 1 वाला जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसको पहले ये तोड़ेगा। तो प्रीफिक्स अल्फा एंड बीटा जो है ना ये खाली एंजाइम को शो करने के लिए किया, ग्लाइकोसाइड लिंकेज को नहीं शो कर रहा है ये। एमाइलोपेक्टिन कैन आल्सो बी अटैक बाय अल्फा एंड बीटा एमाइलेज। एमाइलोपेक्टिन ज़ाहिर बात है अल्फा बीटा दोनों उस पर असर करेंगे, बट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नियर द ब्रांचिंग पॉइंट इन द एमाइलोपेक्टिन एंड अल्फा 1,6 ब्रांच इटसेल्फ आर नॉट हाइड्रोलाइज। ज़ाहिर सी बात है 1,6 तो बिल्कुल नहीं हाइड्रोलाइज होगा, और वो वाला 1,4 लिंक आखिरी वाला वो जिसके साथ 1,6 भी है, मतलब वो वाला कार्बन जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला ग्लूकोज जो जिसका कार्बन नंबर 4 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 तो फ्री है, तो वो वाला कार्बन जो है ना वो 1,6 बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ, तो वो वाला ग्लूकोज मोलिक्यूल भी जो है ना हम उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकेंगे, उसको सेपरेट नहीं कर सकेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, एक अलग से एंजाइम हमारे पास आएगा जिसको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं, जो क्या करता है 1,6 ग्लाइकोसाइड लिंकेज को हाइड्रोलाइज करता है हर ब्रांचिंग पॉइंट पे। देयरफॉर द कंबाइन एक्शन ऑफ अल्फा, देखिए जब 1,6 बॉन्ड जो है ना डी ब्रांचिंग एंजाइम तोड़ देगा, तो उसके बाद 1,4 लिंकेज को भी पुराने वाला जो हमारे पास एंजाइम था अल्फ़ा और बीटा एमाइलेज, वो क्या करेंगे, उसको तोड़ने के एबल हो जाएंगे और वो टूट जाएगा वाला बॉन्ड। तो फिर उसके लिए कोई अलग से एंजाइम का आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर द कंबाइन एक्शन ऑफ अल्फ़ा एमाइलेज और अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, इसको जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसको हम ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं, विल हाइड्रोलाइज द एमाइलोपेक्टिन अल्टीमेटली टू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज। इसमें भी ग्लूकोज और माल्टोज का मिक्सचर बनेगा। स्टार्च इज रेडिली हाइड्रोलाइज बाय मिनरल एसिड विद फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। देखिए अब इसके साथ अगर हमें एड मिल जाए ना कि साथ में हम मिनरल एसिड को रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दें, तो उससे क्या होगा कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी अप टू द लेवल ऑफ ग्लूकोज। सारे के सारे माल्टोज भी चेंज हो जाएंगे ग्लूकोज में। जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं, और वो एसिड एनवायरनमेंट में भी जो है ना हमारे पास हाइड्रोलाइज होते हैं। यही वजह है कि अगर ओनली एसिड भी डाला जाए तब भी हाइड्रोलिसिस होती है, और अगर ओनली एंजाइम भी डाला जाए तब भी हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन अगर दोनों को डाल दिया जाए तब तो बहुत अच्छी हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसी बात को यहाँ पे शो किया गया है।
आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा और आप लोग बहुत अच्छे से पिक करेंगे। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।